नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, जब वेंडर चेंज हो गया है टीसीएस से एडुकेटी, और इसके आंसर के आने के बाद जो एसएससी स्टेनो एग्जाम 6 से 8 अगस्त 2025 टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम होता है। प्रति शिफ्ट 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे 9 शिफ्ट में 46 साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी हर शिफ्ट में लगभग 5+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इधर आप देखेंगे क्वेश्चंस का वेटेज साइंस में, तो बायोलॉजी के यहाँ पर 16 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 26 क्वेश्चंस। अमूमन टीसीएस फिजिक्स से कम सवाल पूछती है, लेकिन इधर आप देखेंगे केमिस्ट्री का वेटेज देखेंगे तो महज 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 9 शिफ्ट में, और बाकी आप फिजिक्स का वेटेज सबसे अधिक रहा है। तो ये सभी लगभग 46 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। यानी एक सवाल रहेगा, उसके रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो भी कवर होंगे कि ये करेक्ट क्यों नहीं है, और उससे रिलेटेड अन्य सवाल बन सकता है जो आगामी किसी भी एसएससी एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेगा। एंड तक आपको बने रहना है, ध्यान दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर कीजिएगा कि वो आपका ज्वाइन हो। टॉप ट्रेंडिंग जीके करके भी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आप आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। अभी जो नया वेंडर चेंज हुआ है उसके इंटरफेस पर टेक्स्ट बुक पर भी अपडेट हो चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर कीजिएगा। आगामी CHSL MTS CGL वगैरह किसी भी एग्जाम की, दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए एक ही बार पास प्रो रहना है, और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर आपको TTG के कूपन कोड यूज़ करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, एक ही पास प्रो में सारे एग्जाम्स यानी 800+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर होते हैं। प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के पूछे गए सवालों के साथ। पहला सवाल आप देखेंगे, रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। तो ये ज़्यादातर आपकी पादप कोशिकाओं में जो रसधानी है, रिक्तिका है, जिसका आयतन काफ़ी ज़्यादा होता है, वो पाई जाती है, उनसे संबंधित स्टेटमेंट है। और गलत कौन सा है, सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, ये गलत है। पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं हैं ना, रसधानी, वो बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका में छोटी होती है, बहुत कम आयतन होता है। बाकी यहाँ पर स्टेटमेंट, पशु कोशिका में आमतौर पर पौधों की कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पशु कोशिका में छोटी होती हैं। पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका के अधिकांश आयतन को घेर सकती है। बिल्कुल, केंद्रीय रिक्तिका अधिकांश 80% आयतन कवर कर देती है। रिक्तिकाएं रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण थैलियों के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर ये स्टोरेज के रूप में काम करती है रिक्तिकाएं। और पौधों की कोशिकाओं में प्राय एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, और जो कोशिका का कुल आयतन का लगभग 80 से 90% कवर कर देती है। तो जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन संख्या ज़्यादा होती है। अब पादप और जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रमुख अंतर क्या है। जैसे पादप कोशिका देखेंगे तो कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में जो लवक होता है वो उपस्थित रहता है, जो प्लास्टिड होता है वो रहता है, लेकिन इधर आपका लवक नहीं रहता है। रसधानी है, रिक्तिकाएं वो बड़ी होती है पादप कोशिका में, इधर छोटी होती है। सेंट्रियोल तारक केंद्र अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में, लेकिन तारक केंद्र उपस्थित रहता है जंतु कोशिका में। ये प्रमुख अंतर जो एनसीईआरटी में मेंशन है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है। श्वेत रक्त कोशिका, यानी यहाँ पर WBC की बात हो रही, तो इसको दोस्तों ल्यूकोसाइट कहा जाता है। वैज्ञानिक टर्म है वो ल्यूकोसाइट हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ये WBC काम क्या करती है, अपने इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, यानी रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है, रोगाणुओं को हटाने का काम करती है, इन्फेक्शन से अपनी रक्षा करती है। और अन्य ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन आपका एरिथ्रोसाइट है। ये देखिए, जैसे आपने देखा ल्यूकोसाइट है WBC, इसी प्रकार से RBC है, एरिथ्रोसाइट है, वैज्ञानिक भाषा में RBC को कहते हैं। जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करता है, RBC है, जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं। विकल्प में आपका थ्रोम्बोसाइट है, जिसे आप प्लेटलेट कहते हो। प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, जो रक्त का थक्का जो क्लोटिंग है उसको बनाने में मदद करता है। जो प्लेटलेट है यही थ्रोम्बोसाइट है। और आपका सही उत्तर था WBC। और WBC का सामान्य स्तर एक स्वस्थ व्यक्ति में 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। ज़्यादा WBC है आपका जब आप CBC कराते हो, उस केस में हो सकता है। WBC ज़्यादा क्यों हुई है, कोई रोगाणु आ गया, उसके लड़ने के लिए WBC अपने आप में ज़्यादा हो चुकी है, तो इन्फेक्शन हो चुका आपका। WBC मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये सभी WBC के प्रकार हैं। और RBC की तुलना में इसकी संख्या बहुत कम होती है। WBC की जीवन काल है कुछ दिन से लेकर हफ्तों तक रहता है।
अगला सवाल देखिए, जो टीसीएस में साइंस के सवाल पूछे जाते थे ना, जो एसएससी वगैरह में आप देखते थे, वो काफ़ी टफ लेवल के सवाल रहते थे। इधर यहाँ पर आप देखेंगे सवालों का लेवल न इजी न टफ है, इस प्रकार से सेट किया गया है। कोशिका अपनी जटिलता को प्रबंधित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस विचार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं उनका सभी का अलग अलग कार्य रहता है। जैसे कि आपका गोल्जी बॉडी का अलग कार्य रहेगा, राइबोसोम का अलग कार्य रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया का अलग रहेगा। तो इधर आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग बिना किसी विशिष्ट भूमिका के स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। विशिष्ट भूमिका ये गलत दे रखा है, सभी की अलग अलग भूमिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका गतिविधियों को अलग करने के लिए अनेक झिल्लियों का उपयोग करती है। आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली होती ही नहीं है, कोशिकांग है, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं, बिल्कुल झिल्ली युक्त कोशिकांग आपको यूकैरियोटिक में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे। और ये सभी कोशिकांग है ना, जो झिल्ली युक्त कोशिका के अंतर्गत रहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इसके विभिन्न कार्य अलग अलग रहते हैं। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो बात करता है आंतरिक विभाजन का। और सभी कोशिकीय कार्य बिना किसी पृथक्करण के एक ही स्थान पर होते हैं, ये भी गलत है। तो कोशिका अपनी जटिल क्रियाओं को आंतरिक विभाजन द्वारा व्यवस्थित करती है। मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है जिसमें झिल्ली से बंधे विभिन्न अंगक पाए जाते हैं और प्रत्येक अंगक का कोशिकांग का अलग अलग कार्य है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन है, लाइसोसोम का कार्य पाचन है, नाभिक आनुवांशिक सूचना का नियंत्रण करता है। आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर भी यहाँ पर मेंशन कर रखा था, तो इसका प्रमुख अंतर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किस आधार पर अंतर कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बेस पर बात करें ना, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है। जो डीएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, वो न्यूक्लियोइड में होता है। यानी यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका इसकी विपरीत बात करें तो उसमें केंद्रक होता है, सुस्पष्ट होता है बिल्कुल, और केंद्रीय की झिल्ली सहित होता है। केंद्रीय क्षेत्र केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रीय क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जो केंद्र का क्षेत्र है ना, उसे न्यूक्लियोइड या फिर केंद्रकाय बोला जाता है। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। और इधर यूकैरियोटिक में सुस्पष्ट चारों ओर से केंद्रीय की झिल्ली से घिरा रहता है केंद्रक। तो वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है आपके प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग है वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, इधर झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक का 1 से 10 माइक्रोमीटर, इधर 5 से 100 होता है। डीएनए का स्वरूप वृत्ताकार होता है, इधर रेखिक होता है। तो ये कोशिका विभाजन। बाकी राइबोसोम की बात करेंगे तो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर 70S प्रकार का होता है, इधर 80S प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त होती है। और पादप जो आपकी यूकैरियोटिक में, पादप में कोशिका भित्ति अलग होती है सेलुलोज की, कवक में काइटिन की होती है, जंतु में होती ही नहीं है। तो ये कुछ मेजर अंतर आप देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्पंज की एक अनूठी विशेषता है? आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो पोरीफेरा के बारे में, इस बारे में वर्णन कर रखा है। स्पंज, पोरीफेरा को ही स्पंजी भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, जल नलिका प्रणाली और क्वानोसाइट्स होता है। कहने का मतलब जो पोरीफेरा है, स्पंज है, इसमें जो जल नलिका प्रणाली होती है, इसके माध्यम से पानी शरीर में प्रवेश करता है, जिससे भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ का आदान प्रदान इसी से होता है। और जो क्वानोसाइट्स हैं, ये क्लोरयुक्त कोशिकाएं हैं जो जल प्रवाह उत्पन्न करती है और भोजन कणों को पकड़ती है। तो ये आपकी रहेगी फाइलम पोरीफेरा में। पोरीफेरा की आप विशेषता देखेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 9th में। तो उसमें एक तो पोरीफेरा जो स्पंज है ना, स्पंज का मतलब आपको पता है, उसमें होल होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये छिद्रयुक्त जीव रहते हैं और किसी आधार से चिपके रहते हैं, अचल रहते हैं, हिलते नहीं हैं। शरीर में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जल, ऑक्सीजन और भोजन का संचार होता है। नाल प्रणाली है जो पोषण और शोषण में सहायक है। शारीरिक संरचना अत्यंत सरल, उत्तक विभेदन नहीं होता है। और शरीर प्राय कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। और पोरीफेरा के उदाहरण देखेंगे, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजीला, ये प्रमुख उदाहरण है। इसको सामान्य भाषा में स्पॉन्ज कहते हैं। अन्य ऑप्शंस आप देखेंगे, जैसे कि एक ऑप्शन में था कि इसमें रेडियल समरूपता होती है और स्पर्शकों की उपस्थिति होती है। ये दोस्तों निडारिया में होती है, जैसे हाइड्रा जेलीफिश है। और संयुक्त उपांग और इसमें काइटिनस बाह्य कंकाल होता है, ये आर्थ्रोपोडा में होता है। और बाकी यहाँ पर निडारिया की एक और विशेषता दे रखी है। व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए, ये भी एनसीईआरटी में आ रखा है, बिल्कुल सेम। व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए उच्च शहद उत्पादन और मधुमक्खियों में सौम्य व्यवहार निम्नलिखित विधियों में से किस एक के माध्यम से प्राप्त होता है? कौन सी मधुमक्खी है?
जिससे उच्च शहद उत्पादन, मधुमक्खियों का सौम्य व्यवहार है, ये झलकता है। तो यहाँ पर ये इतालवी मधुमक्खी हो जाएगी। विकल्प डी करेक्ट है। इतालवी मधुमक्खियों का परिचय जो अधिक शहद एकत्र करती है, लंबे समय तक छत्तों में रहती है। और व्यावसायिक मधुमक्खी पालन में ये इतालवी मधुमक्खी, इटालियन हनी बी, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। इस इटालियन हनी बी का नाम याद रखना है, साइंटिफिक नेम एपिस मेलिफेरा। और ये क्या करती है मधुमक्खियाँ, उच्च शहद उत्पादन करती हैं, बिल्कुल सौम्य स्वभाव की रहती हैं, जिससे इसका मैनेजमेंट आसान हो, लंबे समय तक छतों में रहती, लगातार शहद एकत्र करती हैं। इसलिए ये व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा, इटालियन हनी बी कहते हैं इसमें। और भी भारत में मधुमक्खी की प्रजातियां हैं, जैसे भारतीय मधुमक्खी है एपिस इंडिका, इतालवी मधुमक्खी जो आपको मेंशन कर रखा है। एक दोस्तों जंगली मधुमक्खी है जिसका नाम है एपिस डोर्स्टा। और दोस्तों जो मधुमक्खी पालन के बक्से हैं ना, उसको लैंगस्ट्रॉथ हाइव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो गर्भावस्था में सबसे पहले जाइगोट युग्मनज, उसके बाद भ्रूणावस्था और लास्ट में एम्ब्रियो भ्रूण। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव विकास गर्भावस्था में युग्मनज सबसे पहले, जहाँ पर आपका शुक्राणु और अंडाणु एग ये आपस में मिलते हैं, तब जाइगोट बनता है जो एक सिंगल एकल कोशिका है। उसके बाद की अवस्था है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो प्रारंभिक विभाजन और कोशिकाओं के समूह बनते हैं, यहाँ पर कोशिका ग्रुप बनता है। उसके बाद अंग निर्माण की शुरुआत होती है, जो फोइटस है, भ्रूण है। लगभग 8 सप्ताह के बाद विकसित भ्रूण को फेटस कहते हैं, जिसमें सभी प्रमुख अंग प्रणालियाँ बन चुकी होती हैं। तो ये स्टेजेस रहती हैं युग्मनज, भ्रूणावस्था और भ्रूण की। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें आप देखेंगे तो स्टेटमेंट बी है, फसल की पैदावार, कीट प्रतिरोध और पोषण गुणवत्ता में सुधार। देखिए बात हो रही है जीएमओ की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को विकसित करने में मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है ना, वो बीटी कॉटन है, जिसमें बैसिलस थ्रिंगिनेसिस जीन डाला गया ताकि ये कीट प्रतिरोधी हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? कीट प्रतिरोधी है, कीट इस पर अटैक ना करें। इसी प्रकार से एक और जीएम है फसल है गोल्डन राइस, राइस के आगे गोल्डन राइस। ये जीएम फसल जिसमें बी कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है। तो जीएम फसलों से क्या होता है? कीटनाशक उपयोग में कमी होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कीट प्रतिरोधी ये होती हैं, कीट इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, तो कीट प्रतिरोधी है और उपज में वृद्धि देखी जाती है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, कृषि में जीएमओ का किस प्रकार से योगदान रहता है, तो फसल की पैदावार बढ़ती है, कीट प्रतिरोधी होती है। ध्यान देना, कीटनाशकों की इसमें आवश्यकता नहीं होती। ये बोल रहा उर्वरक की आवश्यकता, बिल्कुल उर्वरक की आवश्यकता तो रहती है, और पोषण गुणवत्ता में यहाँ पर सुधार होता है। तो ये जीएमओ है जो फसल उत्पादकता, हाई यील्डिंग, कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और पोषण गुणवत्ता में भी सुधार रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहती है। पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्यों के बीच सही युग्मन की पहचान करें। तो इसमें सही युग्मन कौन सा है? तो सही युग्मन है एथिलीन, जो फलों को पकाने का काम करती है। जो ऑक्सिन है, बीज प्रसुप्ति को बढ़ाना, ये ऑक्सिन का कार्य नहीं है। ऑक्सीवर्धिन पादप वृद्धि हार्मोन है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं सभी को विकल्प को बताऊँ आपको। जिबरेलिन जो दे रखा है कि जड़ों में कोशिका विभाजन उत्तेजित करता है, जो गलत है। जिबरेलिन क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाता है, बीज और कंद की सुप्तावस्था को तोड़ता है, फूल और फल का विकास करता है जिबरेलिन। साइटोकाइनिन दे रखा है, पत्तियों के विच्छेदन की शुरुआत, ऐसा दे रखा है, वो गलत है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, पत्तियों का दीर्घायु कराता है, न कि विच्छेदन कराता है। ऑक्सिन ये कोशिका लंबाई बढ़ाता है। एपिकल डोमिनेंस जड़ों का विकास करता है, बीज प्रसुप्ति को बढ़ावा नहीं देता है। इस प्रकार से मैं एनसीईआरटी का डिटेल में फैक्ट ऐड करूँ ना, तो पादप हार्मोन यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक तो वृद्धि में सहायक होते हैं, एक वृद्धि रोकने वाले। वृद्धि रोकने वाले 2 पादप हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड और ये एथिलीन पादप की वृद्धि रोकते हैं। बाकी सभी वृद्धि बढ़ाने वाले हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन है। अब यहाँ पर ऑक्सिन की बात करें तो ये हार्मोन सूर्य के प्रकाश द्वारा प्ररोह, यानी तना के अग्रभाग में बनता है, और ये कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है और पौधे को प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद करता है, जैसे फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, यानी पौधा प्रकाश की तरफ झुकेगा इस ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन खोजा जाने वाला प्रथम पादप हार्मोन है, और ऑक्सिन का अस्तित्व सबसे पहले वर्णन इसका चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर जिबरेलिन हार्मोन की बात करें तो ये तने की वृद्धि में सहायक है।
बीजों के अंकुरण को ये प्रेरित करता है जिबरेलिन। तो ये तने की लंबाई बढ़ाने वाला प्रमुख हार्मोन हो जाएगा। और जापान के वैज्ञानिक एलिची कुरेसावा ने इसकी खोज की थी। साइटोकाइनिन ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और फल और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है साइटोकाइनिन, यानी पौधे की पत्तियों को हरा बनाने रखने में भी सहायक है ये। और साइटोकाइनिन की खोज है वो सबसे पहले निकोटियाना टोबेकम के कैल्स उत्तक संवर्धन के समय मिलर, स्क्रूग और स्ट्रॉन्ग द्वारा की गई थी। एब्सिसिक एसिड है, ये वृद्धि रोधी है, वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है जो पत्तियों, फलों और बीजों में पाया जाता है। पत्तियों का मुरझाना, गिरना इसके प्रभाव के कारण होता है। और सूखे की स्थिति में पौधे के रंध्र को ये बंद कर देता है जिससे पानी की कमी न हो, इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एथिलीन जैसे कि ये फल पकाने वाला हार्मोन है, पत्तियों को और फूलों को झड़ना ये भी एक वृद्धि को रोकने वाला ही हार्मोन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो स्टेटमेंट देखेंगे, दक्षिण राज्यों में कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। दक्षिण राज्य के एवं एशिया में कर्नाटक में ही हाथियों ज़्यादा है। कर्नाटक में किशोर हाथियों की मृत्यु के एक बड़ा कारण सामने आया है एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस। तो इसमें इस वायरस के कारण थोड़ा मैंने इसको साइंस में ऐड कर दिया। बाकी यहाँ पर कर्नाटक दक्षिण भारत ही नहीं पूरे देश में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इसमें। अब देखिए, हाथियों की जनगणना की गई थी 2017 में और भारत में टोटल हाथी आए उस समय 29,964। जो पूरी दुनिया में जो एशियाई हाथी आबादी है ना, ये भारत में 60% है। जो सबसे अधिक कर्नाटक में, उसके बाद असम और केरल में। और यहाँ पर किशोर हाथियों की मृत्यु का कारण है EEHV एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस, जो घातक वायरस है, छोटे हाथियों को प्रभावित करता है। अचानक आंतरिक ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है, इसके कारण उसकी मृत्यु हो रही है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, लेकोपेरॉन मॉडल में एलोलैक्टोज अणु की मुख्य भूमिका क्या होती है? लैक ओपेरॉन मॉडल में एलोलैक्टोज अणु की मुख्य भूमिका, इसकी मुख्य भूमिका है ये एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है, इंड्यूसर के रूप में कार्य करता है और रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देता है। तो प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर उसे डीएक्टिवेट कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। लैक ओपेरॉन मॉडल में ये एलोलैक्टेज अणु की भूमिका है। अब देखिए, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझें। तो लैक ओपेरॉन मॉडल जो जैकब और मोनोर द्वारा प्रस्तावित है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन विनिमयन का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये मॉडल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है, और जैसे कि ई तो ई कोली बैक्टीरिया में लैक ओपेरॉन मॉडल बताता है कि लैक्टोज होने या न होने पर जीन कैसे काम करते हैं। जब लैक्टोज होता है तो उसका एक रूप एलोलैक्टोज बनता है और ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से चिपक जाता है और उसे काम करने से रोक देता है। रिप्रेसर हटते ही जीन चालू हो जाते हैं और लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम बनने लगते हैं। अब बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मेरिस्टेमेटिक उत्तकों की एक विशिष्ट विशेषता है? जो विभजुतक है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक है, उनकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषता है सघन कोशिका द्रव्य और प्रमुख केंद्रक वाली सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है। इसमें विभजुतक है तो विभाजित होने वाली कोशिकाएं इसमें होगी, जिसमें प्रमुख केंद्रक है और सघन कोशिका द्रव्य ज़्यादा है। तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक हैं पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो विभाजित होकर ग्रोथ होती है पौधे की। इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं। इसमें सघन साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाता है। रिक्तिका बहुत छोटी या लगभग अनुपस्थित होती है मेरिस्टेमेटिक उत्तक में। तो अन्य स्टेटमेंट जैसे बड़ी रिक्तिकाएँ हैं और मोटी कोशिका भित्ति है, ये स्थायी उत्तक की विशेषता है, परिपक्व स्थायी उत्तक की विशेषता है, विभजुतक की नहीं है। नाभिक की अनुपस्थिति और लिग्निफाइड दीवारें ये जाइलम की है, स्थायी उत्तक की। मृत कोशिकाएं जो यांत्रिक सहायता देती हैं, ये स्क्रेन काइमा की विशेषता है, मेरिस्टेम विभजुतक की नहीं है। अब मेरिस्टेम के प्रकार की बात करेंगे तो विभजुतक में जैसे एपिकल विभजुतक ये आता है, मेरिस्टेम जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है। इसी प्रकार लेटरल आप देखेंगे, तने और जड़ की मोटाई जिसे कैम्बियम कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, धान के खेतों और आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले जल भरित मृदा की कौन सी विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति सीधे तौर पर मिथेन, जो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, इसके महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवी उत्पादन को सक्षम बनाती है? तो मिथेन का उत्पादन कैसे होता है धान के खेतों में? जो चावल की खेती, धान जिसे बोला जाता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, जल भरित मृदा रहती है पानी से भरी हुई, और वहाँ पर किस टाइप से जो मिथेन गैस, आपको पता है मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है
जो तापमान बढ़ाने वाली, वो कैसे उत्पादित होती है? तो उसका कारण है एनारोबिक यानी ऑक्सीजन रहित स्थिति में ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन रहित कैसे? देखिए, धान के खेत हैं या फिर आर्द्र भूमि की मिट्टी में लगातार पानी भरा रहता है, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पानी आ गया तो गैस तो हटेगी ना, वहाँ पर पानी भारी है तो गैस हल्की हट जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी है, तो ये एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। इस परिस्थिति में कुछ विशेष जीवाणु रहते हैं जो एक्टिव हो जाएंगे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति, और ये जो सूक्ष्म जीव एक्टिव हुए हैं ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करेंगे, मीथेन गैस उत्पन्न यहाँ से होगी जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार के प्लेसेंटेशन की विशेषता अंडाशय की आंतरिक दीवार या परिधीय भाग पर विकसित होने वाले बीजांडों से होती है, जैसा कि सरसों और आर्जिमोन में देखा जाता है। तो ये हो जाएगी आपके पेरिटल प्लेसेंटेशन, जिसे आप पाच्य बोलते हो। और इस जो पाच्य प्लेसेंटेशन की विशेषता है अंडाशय की आंतरिक दीवार या परिधीय भाग पर विकसित होने वाले बीजांड है, जैसे सरसों वगैरह में देखने को मिलता है। तो जब बीजांड अंडाशय की भीतरी दीवार या परिधीय भाग पर जुड़कर विकसित होते हैं, जब बीजांड अंडाशय की भीतरी इनर वॉल पर कनेक्ट होकर विकसित होते हैं, तब इसे बोला जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। ये संरचना आप देखते हो सरसों में और आर्जिमोन जैसे पौधों में। अन्य ऑप्शन जैसे आप देखेंगे फ्री सेंट्रल मुक्त केंद्रीय, ये बीजांड केंद्रीय स्तंभ पर कनेक्ट होते हैं जैसे डायंथस में। और अधस्थली बेसल, बीजांड अंडाशय के आधार पर होता है जैसे सूरजमुखी में। और जो एक्साइल धुरी होती है, बीजांड अंडाशय की धुरी पर जुड़े रहते हैं, टमाटर और नींबू में देखने को मिलता है। तो ये है आपकी प्लेसेंटेशन, जैसे आप अंकुरासन कहते हो। बीजांड अंडाशय के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये होता है अंकुरासन। अंडाशय के भीतर बीजांड किस प्रकार व्यवस्थित होता है, आपको पता है जो अंडाशय है उससे फिर फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। तो बीजांड अंडाशय के भीतर ही रहता है, लेकिन किस प्रकार व्यवस्थित रहता है ये रहते हैं, डिपेंड करता है, इसे अंकुरासन कहते हैं। तो मार्जिनल रहता है मटर में, ठीक है, पाछी सरसों में रहता है, धुरी रहता है टमाटर नींबू में, फ्री सेंट्रल रहता है ये डायंथस में, बेसल जो आधार वाला रहता है सूरजमुखी में। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र लंबे समय तक सूखे का अनुभव करता है, किस पोषण स्तर पर इसके जैव भार पर सबसे तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है? वन पारिस्थितिकी तंत्र सूखे का अनुभव करता है। देखिए, आपको पता है वन यानी पेड़ पौधे उत्पादक का काम करते हैं, यानी सूर्य से जो ऊर्जा लेंगे और भोजन बनाएंगे, जैसे आप कहेंगे प्राथमिक, एक तरीके से ये उत्पादक है, प्रथम पोषी स्तर है। और इस उत्पादक को द्वितीय पोषी स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, जो शाकाहारी होंगे। इन उत्पादक हरे पेड़ पौधों का भोजन के रूप में खाएंगे। तो ये प्रथम पोषी स्तर उत्पादक हैं। और पूछा है कि जैव भार पर तत्काल और गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना कहाँ पर रहेगी? जब पेड़ पौधे हैं वो सूखे का अनुभव करेंगे, तो पेड़ पौधे नष्ट होंगे, तो प्रथम पोषी स्तर है ना, प्रोड्यूसर्स उत्पादक, इस पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बाकी सभी इसी पर डिपेंड है। आपको पता है 10% ऊर्जा आगे प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगी, फिर द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाएगी। तो प्रथम, यदि प्राथमिक जो प्रथम पोषी स्तर है उत्पादक ही नहीं रहा, तो बाकी को भोजन कैसे मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा प्रोड्यूसर्स पर, उत्पादक पर पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका चक्र के G0 चरण, G0 स्टेज है ना, इसके बारे में कौन से कथन सबसे सटीक है? कोशिका चक्र है, इसकी अलग अलग स्टेज रहती हैं, तो G0 की बात हो रही है। तो इसका सही स्टेटमेंट है, ये एक अस्थायी निष्क्रिय अवस्था है, स्थायी नहीं है। G0 अस्थायी है और निष्क्रिय है, जहाँ कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सरल व्याख्या इसकी ये है, G0 चरण को कोशिका चक्र का रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इस अवस्था में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है, तो अस्थायी है, बल्कि अस्थायी रूप से कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है। तो कोशिका चक्र से कोशिकाएं बाहर निकलती है, विभाजन नहीं करती है और अस्थायी स्टेज होती है। कई कोशिकाएं जैसे तंत्रिका कोशिकाएं लंबे समय तक या स्थायी रूप से G0 चरण में रह सकती है। ये कोशिका के विभाजन से विश्राम की अवस्था है, तो रेस्टिंग फेज है दोस्तों ये, जहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं करती है, रेस्ट करती है, अपने आप को विभाजित न कर कर, गुणन न कर कर रेस्ट करेगी। जहाँ DNA संश्लेषण या प्रतिकृति नहीं होती है, बिल्कुल शून्य अवस्था में एक अस्थायी अवस्था रेस्टिंग फेज रहती है। और बाकी जैसे आप देखेंगे एक स्टेटमेंट है, G0 चरण में DNA संश्लेषण नहीं होता है। स्टेटमेंट में दे रखा कि होता नहीं, DNA सिंथेसिस नहीं होगा G0 में, ध्यान देना।
कैंसर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और अक्सर G0 में प्रवेश ही नहीं करती, क्योंकि G0 में विभाजित होती ही नहीं। और कैंसर कोशिका विभाजित है, लगातार होगी, रेप्लिकेट करेगी, गुणन करेगी, तभी वो कैंसर का रूप लेती है। डीएनए प्रतिकृति की तैयारी G1 चरण में होती है, G0 में नहीं। ऑप्शन में दे रखा था कि G0 में होती, नहीं, डीएनए प्रतिकृति G1 में होती है। तो G1 चरण जैसे गैप 1 कहेंगे। यहाँ पर कोशिका की वृद्धि, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए अभी दोगुना नहीं होता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर एस चरण होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, प्रत्येक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में बदल जाता है। G2 चरण कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, आवश्यक एंजाइम और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G0 अस्थायी है, स्थायी रूप से विभाजन से बाहर चली जाती है कोशिका, न्यूरॉन्स में होता है। अब एम जो मिटोटिक फेज है, एम चरण है, जिसमें नाभिकीय विभाजन और साइटोप्लाज्मिक विभाजन होता है। अब देखिए बायो का अंतिम सवाल देखते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री की 4 क्वेश्चन है, फिर फिजिक्स के। तो बायो का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक चिकित्सा में स्टेम सेल थेरेपी के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। स्टेम सेल थेरेपी इसका उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है क्षतिग्रस्त ऊतक या अंग को प्रतिस्थापित या पुनर्जनित करना। जो ऊतक या अंग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन्हें कैसे आप प्रतिस्थापित या पुनर्जनित करेंगे, वो रहता है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी आधुनिक चिकित्सा की एक पद्धति है जिसमें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स ऐसी अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की विशेष कोशिकाओं में बदल सकती हैं। तो ये ऐसी कोशिकाएं जो तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय की मांसपेशी कोशिका में कन्वर्ट हो जाती हैं, इन्हीं नई कोशिका मिल जाती है। तो इन्हीं क्षमता का उपयोग करके क्षतिग्रस्त ऊतक और अंगों की मरम्मत या पुनर्जनन है, रीजनरेशन किया जाता है स्टेम सेल के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग का, तो हृदय रोगों में क्षतिग्रस्त हृदय मांसपेशी की मरम्मत होती है, तंत्रिका रोगों में रीढ़ की हड्डी की शॉर्ट की, रक्त विकारों में बोन मेरो ट्रांसपोर्ट होता है, ये सभी स्टेम सेल के कारण ही हो पा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सरल घरेलू विधि मिलावटी गेहूं के आटे में चॉक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट चॉक पाउडर, ठीक है, तो गेहूं के अंदर चॉक पाउडर मिक्स करने की उपस्थिति है, यानी गेहूं प्लस चॉक पाउडर मिक्स कर दिया, तो कैसे आप पता लगा पाएंगे? घरेलू विधि घर पर कैसे पता लगा पाएंगे? कैसे आप गेहूं का आटा और इसके साथ चॉक मिक्स है या नहीं है? तो फिजिंग प्रतिक्रिया देखने के लिए सिरके के साथ मिलाना, तो इसको सिरके के साथ में रिएक्शन करके देखेंगे और फिजिंग यानी झाग बनते या फिर नहीं बनते। गेहूं के आटे में यदि चॉक पाउडर मिलाया है ना, तो इसको पहचानने का तरीका है सिरका जो एसिटिक एसिड है, इसको मिलाने पर यदि झाग छोड़ता है, तो झाग क्यों छोड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट है और सिरका मिलाया, झाग छोड़ेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये घरेलू परीक्षण आसानी से मिलावट का पता लग जाता है कि उसमें चॉक पाउडर है। अब ऑप्शन में आपके आयोडीन घोल से भी बता रखा है कि पता कर सकते हैं, नहीं, आयोडीन घोल की बात करें तो इससे मंड परीक्षण किया जाता है, मंड या स्टार्च का परीक्षण किया जाता है कि खाद्य पदार्थ में आपने आलू लिया और आप टेस्ट करना चाहते हो कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, तो इसके आलू में आलू का टुकड़ा कट करके इसके ऊपर क्या डालेंगे? आयोडीन घोल डालेंगे। यदि उस खाद्य पदार्थ का कलर नीला और काला हो गया, मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की पहचान करनी है आपको, तो प्रोटीन की पहचान करने के लिए उस खाद्य पदार्थ की रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और यदि कलर इसका बैंगनी हो जाता है उस केस में उसमें प्रोटीन मौजूद है। अगला सवाल, मेटानिल येलो जो कि एक अप्राकृतिक रंग है, गैर स्वीकृत डाई है, प्राकृतिक नेचुरल रंग नहीं है मेटालिन येलो। मेटानिल येलो अप्राकृतिक रंग जो अक्सर हल्दी में मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हल्दी में ये रंग मिला देते हैं। इसकी उपस्थिति कैसे पता करेंगे आप कि ये जो मेटानिल येलो मिलाया है या फिर नहीं मिलाया है? तो इसकी उपस्थिति के लिए आप एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से परीक्षण कराएंगे। आपने क्या किया? एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसे टेस्ट कराएंगे और गुलाबी रंग प्राप्त होता है, उस केस में वो मेटानिल येलो है। तो मेटालिन येलो एक गैर खाद्य कृत्रिम डाई है, कलर है, जो अक्सर हल्दी और अन्य मसालों में मिक्स किया जाता है। और यदि आपको लगता है कि इस हल्दी पाउडर में ये मेटानिल येलो डाल रखा है, तो उसमें आप क्या डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि हल्दी में मेटानिल येलो है तो घोल का रंग बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, रदरफोर्ड के किस प्रयोगात्मक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित किए? धनात्मक आवेश है ना, बहुत छोटे केंद्र, बहुत ही छोटी जगह, छोटे क्षेत्र में केंद्रित है। ये रदरफोर्ड ने जो
स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी। तो अल्फा कणों का बहुत छोटा अंश लगभग पीछे की ओर उछला था। नाभिक है ना, नाभिक जो धनात्मक आवेश है परमाणु का बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित है, तभी 12,000 में से एक अल्फा कण है वापस आ गया था। बहुत छोटा अंश है पीछे की ओर वापस आ गया था। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आप निष्कर्ष देखेंगे तो उसमें यह देखा गया कि जो आप स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कण डाले हैं आपने, तो अधिकांश अल्फा कण हैं बिना विचलित हुए सीधे ही निकल गए। क्यों निकले? क्योंकि उस परमाणु का आप कहते हो कि अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, इसलिए सीधे निकल गए। अब ये देखा गया कि इससे पता कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विचलित हुए, कुछ अल्फा कण बिल्कुल छोटे कोण से विचलित हुए हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं वो नाभिक के नज़दीक से गुजरे हैं। धनावेशित कोई केंद्रक है वहाँ पर मौजूद है, और वो धनावेशित केंद्र और इधर अल्फा कण भी धनावेशित हैं, तो उसके मध्य प्रतिकर्षण के कारण ये थोड़े बहुत विचलित हुए हैं, उसके नज़दीक से गुजरे हैं। बहुत कम अल्फा कण जैसे कि 12,000 में से एक, कहीं कहीं 20,000 में से एक, ये बड़े कोण से विक्षेपित हो गए, यानी वापस लौट गए। अर्थ ये हुआ कि जो परमाणु का केंद्रक है ना, बहुत ही छोटे क्षेत्र में वहाँ पर मौजूद है। तभी कभी ऐसा संयोग बना कि एक अल्फा कण उससे टकरा गया और टकरा कर वापस आ गया। नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल केमिस्ट्री का। बोहर के मॉडल के अनुसार उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण का क्या महत्व है? उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, संक्रमण करेगा, तो कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है। अब बोहर का मॉडल में बिल्कुल आसानी से आपको पूरा समझा देता हूँ, जो एनसीईआरटी में बता रखा है। बोहर का परमाणु मॉडल 1913 में दिया था, ये ध्यान देना आपको। किस प्रकार? रदरफोर्ड का जो नाभिक का चारों ओर इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा की कल्पना की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने ये स्पष्ट नहीं किया कि परिक्रमा करते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोता क्यों नहीं है। नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा, लेकिन ऊर्जा क्यों नहीं खोता है? इसी समस्या को नील्स बोर ने 1913 में अपने मॉडल के जरिए बताया। नील्स बोर के मॉडल के निम्नलिखित लक्षण थी, जैसे परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जैसे नाभिक कहते हैं, ये इन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, ऐसे नहीं हर एक कक्षा में, निश्चित फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जिन कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें विविक्त कक्षा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाएं होती हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी चक्कर लगा देता है, नहीं, ये नाभिक है, इसके चारों ओर फिक्स कक्षाएं रहेगी, वहीं पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इन्हीं को आप विविक्त कक्षा कह दो, इन्हीं को आप ऊर्जा स्तर कहते हो। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तब तक वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। एक फिक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस विविक्त कक्षा में, तब इलेक्ट्रॉन न तो उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का, न ही अवशोषण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में से दूसरी कक्षा में जाता है ना, तब ये करता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या अवशोषण। तो बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करता है, और इनकी अवधारणा ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निर्धारित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें आप स्थिर कक्षा है, विविक्त कक्षा है या ऊर्जा स्तर कहते हो। और इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। एक फिक्स कक्षा में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा नहीं निकलेगी। ये फिक्स कक्षाएं KLMN आप कह सकते हो, और ये नाभिक है, तो ये फिक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। लेकिन किस केस में होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है तो ये ऊर्जा का विकिरण करता है, उत्सर्जित करता है। ऊपर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन जैसे कि N से M में आया, तब वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ऊपर से निचली कक्षा में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाएगा ना, तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा। कैसे? अब निचली कक्षा है ना, वो नाभिक के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन की। अब ज़्यादा बॉन्डिंग है, मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है और वापस इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये ऊर्जा लेगा। और ऊपर से नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली नाभिक उसको खींच रहा है, वैसे ही आ जाएगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, एवं देने की जरूरत नहीं है। तो नीचे से निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर जाएगा तो ऊर्जा का ये अवशोषण करेगा। ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है, ये मेंशन कर रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फिजिक्स के 26 क्वेश्चंस। बायो और केमिस्ट्री के हो गए, अब फिजिक्स के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, ध्वनि का कौन सा गुण इसकी लाउडनेस को निर्धारित करता है? इसकी प्रबलता, लाउडनेस, कितनी ध्वनि प्रबल है, कितनी लाउड आप बोल रहे हो, वो ध्वनि के आयाम से आपको पता चलता है। जैसे कि ध्वनि तरंग है, इसका आयाम ये वाला हो जाएगा, ये जो हाइट है ना, यही आयाम है। ज़्यादा हाइट हुआ मतलब प्रबल ध्वनि, ज़्यादा लाउड है, ज़्यादा तेज़ आप जोर से बोल रहे हो। कम हुआ आयाम तो धीमे बोल रहे हो। ये आयाम से ही उसके लाउडनेस को निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, जैसे आप पिच कहते हो,
जैसे महिलाएं होती हैं ना, उनकी पिच आवृत्ति ज़्यादा होती है, मतलब वो 1 सेकंड में ज़्यादा बार ध्वनि तरंग यहाँ पर इस टाइप से रहेगी, ये महिलाओं में जिसमें आवृत्ति ज़्यादा है। और आवृत्ति कम है ये इस टाइप से, इसकी आवृत्ति कम है। पुरुषों में आवाज़ है थोड़ी भर्राती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसमें 1 सेकंड में दोलनों की संख्या कम है। ये आवृत्ति से पिच का अंदाज़ा लगता है। अगला सवाल, एक चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग v के साथ घूम रही है। एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई है l। अब देखिए, जो चालक छड़ है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और v वेग के साथ घूम रही है। तो वेग आपका v है, चुंबकीय क्षेत्र b है, और इस लंबवत छड़ जो इसके सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत है, इसकी लंबाई l है। तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युतवाहक बल किसके द्वारा दिया जाता है? इसका फॉर्मूला क्या है? EMF, विद्युतवाहक बल, जो क्योंकि आपको पता है कि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में यदि मूवमेंट करेगी, लंबवत घूमेगी, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युतवाहक बल होगा। और वो किसके इक्वल होगा? वो होगा BLV, इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। B चुंबकीय क्षेत्र, L चालक की लंबाई, V वेग। तो ये जो प्रेरित विद्युतवाहक बल हैं, ये BLV के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से दिया जाता है। और इसमें आप EMF की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हो। और इस रूल के तहत दाहिना हाथ, राइट हैंड का अंगूठा, इंडेक्स जो आपकी तर्जनी है, और मध्यमा, ये एक दूसरे के सापेक्ष है 90 डिग्री के एंगल पर। तो अंगूठा है चालक की गति की दिशा को बताएगी, तर्जनी है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। जो प्रेरित विद्युत धारा है जो इस विद्युतवाहक बल के कारण प्रेरित हुई है, वो बताएगी मध्यमा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? ग्रह, तारा और आकाशगंगा की गति है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियंत्रित होती है। ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं विशाल द्रव्यमान वाले पिंड होते हैं, इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी गति और कक्षाएं मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होती हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को उसकी परिक्रमा में बांधे रखता है। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण। और इस प्रकार आकाशगंगा में तारों की गति होती है। गैलेक्सियों का आपसी खिंचाव भी गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होता है। बाकी आपके ऑप्शन में परमाणु बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल दे रखा है, जो आप सभी को पता है। परमाणु बल परमाणु के नाभिक के बीच में, चुंबकीय बल आवेशित कणों की गति पर रहता है। और गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो इसकी खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? अब सूर्य है ना, सूर्य वो अंतरिक्ष में आवेशित कणों की धाराएं छोड़ता है, तो उस आवेशित कणों की धाराओं को कहा जाता है दोस्तों सौर हवा, सोलर विंड कहा जाता है। ये सूर्य के द्वारा छोड़ी गई आवेशित कणों की धाराएं हैं, सौर हवा। सूर्य लगातार अंतरिक्ष में आवेशित कण की धाराएं छोड़ता है, और उस आवेशित कणों में क्या है? आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर होता है, न्यूट्रॉन पर रहता नहीं। तो इसको छोड़ता है, इसकी धाराओं को छोड़ता है सूर्य, और इन कणों की धाराओं को आप कहते हो सोलर विंड, सौर हवा कहते हो। ये कण सूर्य की बाहरी परत, सूर्य की सबसे बाहरी लेयर परत है ना, वो कोरोना है। तो कोरोना से ये कण निकलते हैं और पूरे सौर मंडल में फैल जाते हैं। अन्य ऑप्शन में आपका था सन स्पॉट, सूर्य के धब्बे। सूर्य की सतह पर ठंडे और गहरे धब्बे होते हैं जो कणों की धारा नहीं है। सोलर फ्लेयर्स, आगे सवाल आएगा, सौर ज्वाला से रिलेटेड सवाल आएगा। तो सौर ज्वाला और सौर धारा दोनों अलग हैं। सौर ज्वालाएं ये सूर्य की सतह से निकलने वाले अचानक तीव्र ऊर्जा विस्फोट है। अचानक सूर्य की सतह से जो ऊर्जा विस्फोट निकलते हैं ना, वो ज्वाला है। कोरोनल लूप, सूर्य का जो बाहरी लेयर कोरोना है उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनने वाले लूप जैसी संरचनाएं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे सौर जो हवा है, सोलर विंड है, जो आवेशित कण सूर्य से धाराएं निकलती हैं उन कणों से। तो ये सौर हवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जब टकराती हैं, और जब ये ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल से टकराती हैं, तो ओरोरा, ये ऑरोरा जैसी सुंदर रोशनी दिखाई देती है। आगे इससे रिलेटेड और भी सवाल आएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली किस अभिविन्यास पर अधिकतम प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न करती है? समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली घूर्णन कर रही है, जो कोई भी चालक तार है इस टाइप से आप लपेटेंगे तो वो आपकी कुंडली बना देगा। और ये कुंडली है घूर्णन कर रही है चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो किस अभिविन्यास पर ये घूर्णन करें? लंबवत करें या समानांतर करें ताकि प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो अधिकतम? तो समानांतर करेगा। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समानांतर होगा ना,
कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये एक ही तल में होगी, उस केस में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न होगा। इसका कारण ये है, एक फॉर्मूला आप देख सकते हो, इसमें जो ये फाई है ना, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है, ये जब शून्य होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, और फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी जिसे डेल डी फाई अपॉन डी टी कहते हो, तो उस केस में प्रेरित ईएमएफ अधिकतम होगा। तो इसका केस बनता है ये फाई शून्य होना, और फाई शून्य कब होगा? जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समानांतर होगा। जब कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो तरंग कोई संकीर्ण छिद्र से गुजर रही है, बहुत ही नैरो हॉल है, संकीर्ण छिद्र है, उससे कोई तरंग गुजर रही है, तो उस केस में विवर्तन की घटना देखने को मिलती है। विवर्तन, प्रकाश किरणों का मुड़ जाना। जब कोई तरंग, जैसे ध्वनि तरंग हो गई, प्रकाश तरंग है, किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है ना, तो जो छिद्र हैं, जो हॉल है, जो अवरोध हैं, उस हॉल के अवरोध के किनारों से टकराती है तो ये मुड़ जाती है, मुड़कर चारों ओर फैल जाती है, मुड़कर चारों ओर फैल जाती है। यही घटना विवर्तन कहलाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे मुड़कर प्रकाश किरण या तरंग का फैलना, मुड़ जाना उसके किनारों से, वो विवर्तन कहलाता है। अपवर्तन, प्रतिबिंब, अवशोषण, ये इजी टर्म है, आप सभी को पता होना चाहिए। विवर्तन सबसे स्पष्ट रूप से तब दिखाई देता है जब छिद्र का आकार तरंग दैर्ध्य के बराबर या उससे छोटा होता है, और छिद्र हॉल छोटा होना चाहिए, या तो जो वेव है उसकी तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। प्रकाश तरंग में विवर्तन का अध्ययन सबसे पहले फ्राउनहोफर और फ्रेनेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, मिलान करना आपको। स्तंभ कॉलम ए में कंडक्टर का प्रकार दे रखा है, बी में मोबाइल चार्ज वाहक दे रखा है। तो धातु है, धातु में धातु इलेक्ट्रिसिटी का चालन कैसे करती है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तब कर पाती है। आयनित गैस, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोनों का होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट में सकारात्मक और नकारात्मक आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर धातु, इसमें विद्युत धारा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति से होती है प्रवाहित। आयनित गैस है, प्लाज्मा है, इसमें इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों की गति से धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें कैटाइन और एनाइन होता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो सकारात्मक कैटाइन और नकारात्मक आयन एनाइन दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है आपका, R1 और R2 दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दो प्रतिरोध हैं समानांतर क्रम में हैं। यदि R1 छोटा है और R2 बड़ा है, R2 है, R2 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी R2 प्रतिरोध हैं, ये R1 के सापेक्ष है, ज़्यादा है, तो आपको पूछा है तो उसमें प्रवाहित धारा विभवांतर समान है, क्योंकि समानांतर क्रम में आप जैसे ही देखते हो इसके टर्मिनल हैं वो एंड में जुड़े रहेंगी, तो इन दोनों दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर समान रहेगा इस केस में। लेकिन यहाँ पर R1 और R2 से धारा I1 और I2 अलग अलग हो जाएगी। V समान है, I1 I2 अलग अलग हो जाएगी। तो यही आपको पूछा है कि धारा किस में ज़्यादा है। ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम। कैसे? ओम का नियम आप देखते हो, V बराबर IR। क्या देखते हो? V बराबर IR। I बराबर V अपॉन R होगा कि नहीं होगा? I बराबर V अपॉन R। अब I बराबर मैं बोल रहा हूँ V अपॉन R, यानी R यानी प्रतिरोध नीचे की वैल्यू जब भी ज़्यादा हो, हर में नीचे हर में वैल्यू ज़्यादा होती है तो उत्तर कम आता का नहीं आता है, I कम आएगा कि नहीं आएगा, मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम प्रवाहित होगी, यानी प्रतिरोध विरोध ज़्यादा कर रहा है, धारा तो कम ही प्रवाहित होगी ना। तो जहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा धारा कम है, जैसे R2 का प्रतिरोध ज़्यादा है तो R2 में धारा कम प्रवाहित हो रही है, R1 में ज़्यादा हो रही है, तो R1 से प्रवाहित धारा R2 से धारा से अधिक है, R1 में ज़्यादा है, R2 में कम है। ये बिल्कुल बेसिक है, विकल्प सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली शोर तूफान से प्रभावित हो सकती है? शोर तूफान से प्रभावित होने वाली प्रणाली, जीपीएस सिग्नल सटीकता, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पनडुब्बी, संचार केबल, पाइपलाइन अवसंरचना, चारों ही करेक्ट है। 1 2 3 4। सोलर स्टॉर्म्स, सूर्य से आने वाली तीव्र शोर हवा, सोलर विंड, जैसे सूर्य से आवेशित कण निकलते हैं वो सोलर विंड है, और यदि ये सूर्य से आने वाली तीव्र शोर हवा सोलर विंड और तीव्र हो जाए और आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होते हैं, सोलर तूफान है, ये तीव्र शोर हवा से उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और आयन मंडल को प्रभावित करती है। ये आपकी सोलर विंड है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगी, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगी तो यहाँ पर जीपीएस सिग्नल सटीकता पर इफेक्ट पड़ेगा,
आयन मंडल में गड़बड़ी होने से जीपीएस सिग्नल की सटीकता घट जाती है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, उच्च वोल्टेज लाइनों में असामान्य करंट उत्पन्न होकर ट्रांसफार्मर जल सकते हैं, तो ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को गड़बड़ कर देगा। पनडुब्बी संचार केबल, लंबी दूरी की केबलों में करंट और शोर बढ़ सकता है जिससे डाटा ट्रांसमिशन प्रभावित होगा। पाइपलाइन अवसंरचना, भूचुंबकीय प्रेरण, सारा चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ होने के कारण पाइपलाइन में भी अतिरिक्त करंट आ जाता है जिससे कोरोजन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है सोलर विंड के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे आवर्त के नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। तो ये आपने केपलर की ग्रह की गति का तीसरा नियम देखा होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी किसी ग्रह की आवर्त जो टाइम का वर्ग है ना, स्क्वायर है, इसका वर्ग उस कक्षा के दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती है। सेमी मेजर एक्सिस, उसकी कक्षा का जो दीर्घ अर्ध दीर्घ अक्ष है ना, अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस, उसका घन ए यानी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती है ये टाइम पीरियड। ये तीसरा नियम है आवर्त का। केपलर की ग्रहों की गति के नियम देखेंगे तो पहला नियम कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में इस टाइप से घूमता है और सूर्य उस दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, दो नाभि, उनमें से एक नाभि पर सूर्य रहेगा। दूसरा नियम कहता है क्षेत्रफल का नियम है। ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली, ये ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसको जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे एक समय में यहाँ से यहाँ तक है तो ये क्षेत्रफल है, सेम समय में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है तो ये क्षेत्रफल है। तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल रहेगा ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा के बीच में, ये दूसरा नियम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बताइए। सूर्य ग्रहण, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आने पर पृथ्वी पर छाया डालता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जैसे ये आपका सूर्य नहीं दिखेगा, आपको सूर्य नहीं दिखेगा, आप यहाँ पर पृथ्वी पर हो, आपको सूर्य क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपके बीच में आ गया है मून, चंद्रमा आ गया है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश आप तक आएगा ही नहीं, आप पर आएगी छाया। तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, ये सन ये अर्थ, बीच में आपका मून आ गया, उस केस में सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या। ठीक है, दूसरा देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण अमावस्या को कभी नहीं होता है, अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। तो यहाँ पर अमावस्या के दौरान ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखेंगे चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। देखिए चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। जैसे ये मून है, ये आपका सन है, इसका प्रकाश है, मून खुद के पास तो प्रकाश है नहीं, लाइट है नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर आपको चमकता दिखता है। अब इसके बीच में आ गई अर्थ, पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी की छाया इस चंद्रमा पर पड़ रही है और इसी से आप इसी को बोलते हो आप चंद्र ग्रहण। ये कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ये अमावस्या की बात कर रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, केवल एक वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करते हैं। ड्यूएल मोड रैमजेट सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों मोड में काम कर सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? तो इसमें स्टेटमेंट नंबर सेकंड है ना, ये करेक्ट है। कैसे देखते हैं? पहला है कि रैमजेट हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। हाइपरसोनिक गति पर रैमजेट कुशलतापूर्वक कार्य नहीं करते हैं। हाइपरसोनिक बहुत तेज़ स्पीड होती है। आपको बताऊं, हाइपरसोनिक होती है मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड होती है। मैक 1 का मतलब है जो ध्वनि की गति होती है 343 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो है मैक 1, मैक फर्स्ट। अभी मैक 5 से अधिक है, आप देख सकते हो इसका 5 गुना से अधिक है, हाइपरसोनिक कहते हो इसे आप। और सुपरसोनिक होती है मैक 3 से मैक 6 पर, और ये सुपरसोनिक है। तो रैमजेट इंजन केवल सुपरसोनिक पर ही कुशलतापूर्वक काम करते हैं। और आपका स्टेटमेंट था हाइपरसोनिक पर, नहीं, रैमजेट इंजन होता है ना, ये सुपरसोनिक गति पर ही काम करता है अच्छे वे से, क्योंकि उन्हें हवा को संपीड़ित करने के लिए आगे की गति की आवश्यकता होती है। जब तक वे इस गति तक नहीं पहुंचते वे काम नहीं कर पाते। इस कारण से रैमजेट विमान को टेक ऑफ के लिए किसी अन्य प्रणोदन प्रणाली है रॉकेट की आवश्यकता होती है। रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक गति पर काम नहीं कर पाते क्योंकि इस गति पर आने वाली हवा अत्यधिक गर्म हो जाती है जिससे दहन की प्रक्रिया नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और दूसरा करेक्ट है। रैमजेट इंजन एक प्रकार का जेट इंजन है जो वायुयान में जेट में काम आता है, जो आगे बढ़ने के लिए वायुमंडलीय हवा का उपयोग करता है। इंजन आगे बढ़ने के लिए वायुमंडल की हवा का उपयोग करेगा। ये इंजन थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए बहुत उच्च गति पर हवा को क्या करता है? संपीड़ित करता है, न कि टर्बाइन या कंप्रेसर का उपयोग
करता है। तो ये रैमजेट इंजन होता है, इसकी गति की सीमा आपको बता दी। और जो ड्यूअल मोड रैमजेट, तो ड्यूअल मोड रैमजेट है, ये एक अधिक एडवांस प्रणोदन प्रणाली, इसमें जो रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों के गुणों को मिलाती है। रैमजेट मोड ये सुपरसोनिक गति पर काम करता है, जहाँ हवा को धीमी करके दहन के लिए तैयार किया जाता है। और स्क्रैमजेट मोड होता है, ये हाइपरसोनिक गति पर काम करता है। नेक्स्ट है, एक कुशल क्रिकेटर तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों ले जाता है? वो समय बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनको पता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। संवेग में परिवर्तन की दर, आपको पता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है? बल के इक्वल होती है। आप कितने समय अंतराल में जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे ना, ये टी नीचे जितनी ज़्यादा होगी, ये संवेग में परिवर्तन उतना ही कम हो जाएगा। यानी टी की वैल्यू बढ़ाकर आप फोर्स कम कर सकते हो। नीचे की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उत्तर कम आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे की वैल्यू ज़्यादा होगी, उत्तर क्या है? बल है, बल कम आएगा, मतलब आपके हाथों पर बल कम लगेगा। तो नीचे की वैल्यू आपने कैसे ज़्यादा की? ज़्यादा समय लगाया आपने गेंद को रोकने में, हाथों को पीछे की ओर धकेला, हाथ आगे ही रखते गेंद के जस्ट, तो बहुत कम समय में आपकी गेंद टकरा जाती। लेकिन आप हाथों को पीछे की ओर लेकर गए, बॉल टच होते होते हाथ बहुत पीछे ले गए, तो बिल्कुल उसकी गति को, गेंद की गति को शून्य करने में आपने ज़्यादा टाइम लगाया, और गेंद की वेग को शून्य करने में आपने कम टाइम लगाया होता, तो संवेग में परिवर्तन तुरंत हो जाता, और आपका बल भी डेल पी ये बहुत ज़्यादा होता। संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होता तो बल ज़्यादा लगता, नहीं तो आपने समय ज़्यादा देकर इस परिवर्तन को कम किया है, जिसके कारण आप पर हाथ पर चोट नहीं लगी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक केतली की रेटिंग आपको दे रखी है 2.2 किलोवाट, 220 वोल्टेज। यदि बिजली की लागत है आपकी 4 रुपये, तो 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत क्या है? 4 रुपये प्रति यूनिट। एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। अब देखिए, आपको देखना कितने किलोवाट आवर हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग 30 मिनट यानी आप आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मिनट यानी 1 घंटा, तो कितने किलोवाट आवर हो रहे हैं वो देखते हैं। देखिए किलोवाट है 2.2 किलोवाट, तो ये 2.2 किलोवाट कितने समय के लिए काम कर रहे हैं? ये 30 मिनट के लिए काम कर रहे हैं। तो 2.2, इसको घंटे से गुणा करेंगे तो 0.5 से करेंगे। 2.2 गुणा 0.5 यानी 2.2 का आधा करना है आपको। 2.2 का आधा है 1.1 आपका हो जाएगा। तो कितने किलोवाट आवर हो गए भाई? किलोवाट तो ये है, और यानी घंटा, घंटा आपके हो गया आधा घंटा, तो 1.1 kWh हो गया आपका। 1.1 kWh यानी 1.1 यूनिट हो गई आपकी। अब एक यूनिट का खर्चा है 4 रुपये, तो 1.1 का कितना होगा? आप कहेंगे 4.4 रुपये होगा। 4.4 रुपये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए किसी पेड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हो आप, ध्यान देना है, घड़ी की दिशा होते ये जैसे आपका क्लॉक है, तो घड़ी इस दिशा में रोटेट करता है, घड़ी का सुइया, ये घड़ी की दिशा है। अब आप घूम रहे हो इसकी विपरीत दिशा में, आप ऐसे घूम रहे हो, उल्टा ऐसे, ठीक है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए किसी पेड़ पर आप ध्यान केंद्रित करते हो, आप किसी पेड़ को देखते हो, तो वह किस ओर से दिखाई देता है और किस ओर से बाहर निकलता है? तो आप घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घूम रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, तो वो भी इस प्रकार ही दिखेगा ना आपको। राइट, ये राइट साइड है, यहाँ से आप ऐसे अंदर जाओगे तो लेफ्ट साइड की तरफ, तो राइट से लेफ्ट, दाएं से बायां करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रेशर कुकर अंदर के दाब को कम करके काम करता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। भाई जब नाम ही इसका प्रेशर है, यानी दाब बढ़ाने का काम करेगा, तो अंदर के दाब को कम थोड़ा ही करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर अंदर का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अंदर का दाब बढ़ने के कारण उसका क्वथनांक पानी का बढ़ जाएगा, पानी का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि उच्च दाब पानी को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर उबलने देता है। बिल्कुल करेक्ट है। जैसे पानी का क्वथनांक है वो 100 डिग्री है, लेकिन इससे अधिक तापमान पर उबालना है ना, तो उसका क्वथनांक बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे आप? दाब बढ़ाकर बढ़ा पाएंगे क्वथनांक। दाब ज़्यादा तो क्वथनांक ज़्यादा, ये समझिएगा आप। तो प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि उच्च दाब होता है। दाब ज़्यादा होने से पानी को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर उबलने देता है, इसका यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखते हो जब पहाड़ों पर जाते हो, पहाड़ों पर क्या होता है? दाब होता है कम, दाब होता है कम। अब दाब कम होने से कोई भी जैसे पानी को उबालना है तो उसका क्वथनांक कम हो जाएगा, यानी ज़्यादा समय लगेगा। पानी वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन दाब कम हो गया तो उसका क्वथनांक कम हो गया, वो कम पर उबलने लग जाएगा। तो कम पर उबलेगा तो सही उसको पूरी पर्याप्त ऊष्मा ही नहीं मिलेगी, उसी फिक्स ऊष्मा पर ही वो उबलने लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा वो। ऐसे समझिएगा। कैसे? इसे तो आपको क्वथनांक की परिभाषा समझनी पड़ेगी। क्वथनांक क्या कहता है कि जब क्वथनांक
वह ताप जिस पर वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के इक्वल हो जाए। अब आप पहाड़ों पर चले गए, वहां पर वायुमंडलीय दाब तो फिक्स है, आप कम ज़्यादा थोड़ा ही करेंगे। वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब तो फिक्स है और वो कम है, और वो जल्दी इक्वल हो जाएगा वाष्प दाब की। तो उस ताप को कहेंगे आपका क्वथनांक, यानी कम ताप पर ही वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के इक्वल हो गया, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पर ऑलरेडी कम था, तो कम तापमान की आवश्यकता रही और वाष्प दाब के इक्वल हो गया, तो क्वथनांक उसका ऑलरेडी कम हो गया, पहाड़ों पर गया। तो पहाड़ों पर क्वथनांक कम हो गया तो कम ताप पर कोई वस्तु उबलेगी, जैसे 100 डिग्री पर जल उबलता है, लेकिन कम ताप उसको अभी मिल रहा है, 90 ही मिल रहा है, तो सही उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, तो ज़्यादा समय लेगा वो। अभी नाम का क्वथनांक कम हुआ, लेकिन जल की जो बॉन्डिंग है वो तो फिक्स है ना, उसको उबलने में तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लेकिन उसको उस टेम्परेचर पर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्वथनांक कम हो गया है। तो ये सेम चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। प्रेशर कुकर में खाना तेज़ी से पकता है, क्योंकि उस प्रेशर कुकर में दाब ज़्यादा हो जाता है। वायुमंडल का दाब तो आपको पता फिक्स है, लेकिन इधर आपने दाब ज़्यादा कर दिया, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुकर के अंदर अति तापित भाप भोजन में ऊष्मा स्थानांतरण की दर को बढ़ा देती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भाप है, ऊष्मा तेज़ी से स्थानांतरित होगी, जिससे खाना तेज़ी से पकेगा। तो 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक वाला रॉन्ग है आपका। तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट वह ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए, और पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो दाब कम होने से पानी का क्वथनांक 100 से कम हो जाएगा, यानी पानी जल्दी उबलने लगता है, तो तापमान कम होने के कारण भोजन को पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिल पाएगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग थ्योरी है, इसका समर्थन करता है आकाश गंगाओं का लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन आकाश गंगा का। ये बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत की ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक महाविस्फोट से उत्पन्न हुआ और लगातार फैल रहा है। यही थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं, लगातार वो फैल रहा है। तो आप कैसे कंफर्म कर पा रहे हो कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? तो इसे तो यहाँ पर रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन आकाश गंगाओं का कैसे कर पाता है? एडविन हबल, इन्होंने प्रेक्षण किया, क्या पता किया कि दूर की आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश लाल विस्थापन दिखाता है। दूर की आकाश गंगा दूर होती जा रही है, उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है, इसका अर्थ है कि भी हमसे दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो दूर जाती जा रही है, तो ब्रह्मांड फैल रहा है। जैसे ऐसे समझिएगा, रेड शिफ्ट का मतलब जब कोई आकाश गंगा या तारा हमसे दूर जा रहा है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, प्रकाश तरंग दैर्ध्य आने में ज़्यादा दूरी लगेगी। तरंग दैर्ध्य बढ़ने का मतलब है कि प्रकाश का रंग लाल की ओर खिसक जाता है, रंग लाल की ओर गया है, क्योंकि लाल रंग ही अपने पास पहुंच पाएगा यदि कोई आकाश गंगा या तारा हमसे दूर जा रहा है, बाकी कलर नहीं आ पाएंगे, उसकी तरंग दैर्ध्य कम रहती, लाल की ज़्यादा है। तो लाल अपने पास क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पर वो दूर जा रहे हैं, सभी तारे वगैरह हैं वो दूर जा रहे हैं। और दूर क्यों जा रहे हैं? दूर जाने का मतलब विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। ये चीज़ है बिग बैंग थ्योरी। सूर्य कलंक चक्र ऑप्शन में था आपकी, ये सूर्य की गतिविधियों से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नहीं है। सोलर विंड आपने ऑलरेडी देख लिया, सूर्य से निकलने वाले आवर्षित कण हैं, उनकी धाराएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब सूर्य की उत्पत्ति से संबंधित आपको फैक्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो सूर्य जैसे तारा का जीवन चक्र, अब तारों का जीवन चक्र होता कैसे देखिएगा। सूर्य जैसे मध्यम द्रव्यमान वाले तारों का जीवन चक्र इस प्रकार होता है। सबसे पहले वो होगा नेबुला। सूर्य कैसे बना? सबसे पहले था नेबुला, उसका नाम नेबुला था, गैस और धूल का विशाल बादल था, ये गैस और धूल का विशाल बादल। उसके बाद ये प्रोटो स्टार बना, यानी गुरुत्वाकर्षण से संकुचन के बाद बनने वाला तारक के बीच, गुरुत्वाकर्षण से संकुचन के बाद जो प्रोटो स्टार बना, प्रोटो स्टार के बाद मेन सीक्वेंस आई, ये मुख्य अनुक्रम। यहाँ तारा अपने जीवन का अधिकांश समय मुख्य अनुक्रम में क्या होगा, तारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए बीतता था, जो सूर्य की वर्तमान स्थिति है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा सूर्य लगातार, ये चीज़ मुख्य अनुक्रम है। मुख्य अनुक्रम के बाद वो बनेगा रेड जायंट, लाल दानव बनेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा और हाइड्रोजन एक ऐसी स्थिति आई समाप्त हो गई, तो हाइड्रोजन समाप्त होने पर तारा क्या करेगा, फूल कर बहुत बड़ा और ठंडा हो जाएगा। हाइड्रोजन समाप्त, तारा फूल कर ठंडा हो गया, इसे आप रेड जायंट कहते हो। लास्ट में बनेगा वो वाइट ड्वार्फ, श्वेत बौना बनेगा। अंत में बाहरी परतें छूट जाती हैं, फूल कर बहुत बड़ा और ठंडा हो गया, और बाहर की परतें हैं वो हट गई, छूट गई, और केंद्र अत्यधिक घना व गर्म रह जाता है, जिसे आप श्वेत बौना कहते हो। ये स्थिति रहती है तारों के क्रम की। तो इसमें मुख्य अनुक्रम लाल दानव और लास्ट में श्वेत बौना बनता है। मुख्य अनुक्रम
लाल दानव मुख्य अनुक्रम के बाद होता है, श्वेत बोना तो लास्ट में बनता है। लाल दानव ये प्रोटोस्टार तो पहले ही बन जाता है, तो पहला आपका स्थिति रहती है इसमें सही है मुख्य अनुक्रम लाल दानव और सफ़ेद बोना। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज़ और फैक्ट है कि विशाल द्रव्यमान वाले तारों का अंत न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल के, अब कोई तारा मध्यम द्रव्यमान की बजाय बहुत ज़्यादा द्रव्यमान का, मध्यम द्रव्यमान का तो आपने देख लिया लास्ट में श्वेत बौना बनता है, लेकिन बहुत अधिक द्रव्यमान है तो वहाँ पर श्वेत बौना नहीं बनेगा, लास्ट में वो ब्लैक होल के रूप में आपको दिखेगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, लंबाई एल है, प्रतिरोध आर वाला एक चालक को 2 बराबर भागों में काट दिया है आपने। अब कोई चालक तार का प्रतिरोध आर है, अब इसने आपने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, और आपको पता है जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई आपने L/2 की तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दबाजी में बच्चों बोल दिया, सॉरी दोस्तों, ये R/2 हो जाएगा, प्रतिरोध भी R/2। अब देखिएगा R/2 के कितने प्रतिरोध हो गए आपके पास, 2 हो गए। फिर इन दोनों भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया। अब इन दोनों प्रतिरोध को आपने समानांतर क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल है ना, ये 1 जितने भी प्रतिरोध हैं उनको इस प्रकार से आप करेंगे, जैसे R1 R2। अब R1 आपके पास R/2 है और R2 भी आपके पास R/2 है, ये दो अलग अलग प्रतिरोध हैं, ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले में ये R/2 की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो कैसे रखेंगे आप, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 के स्थान पर क्या रखेंगे, R/2, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2/R हो जाएगा, एलसीएम आपका R आ गया, 4/R आ गया, तो 1/R जो तुल्य प्रतिरोध है ना वो 1/R बराबर 4/R या फिर R बराबर R/4, तो R/4 विकल्प ए करेक्ट है, R/4 विकल्प ए करेक्ट है। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक की बात करें ना, वो फ़ारेनहाइट पर आपको पूछा है। वैसे होता क्या है, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको एफ में कन्वर्ट करना है। एफ और सी को कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला आता है, एफ माइनस 32/9 बराबर C/5। अब f में कन्वर्ट करना है तो f माइनस 32/9 बराबर c के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 100 रखेंगे, 100/5, ये आपके 20 बार हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई आप कर दो क्रॉस, यानी f माइनस 32 बराबर 9 दूनी 18, 180 हो गए, तो f बराबर कितना हो गया, 180 प्लस 32, 180 और 32 आपको पता है ये 212 होते हैं, कितने होते हैं 200 बराबर 212, ये फ़ारेनहाइट में आपकी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये फॉर्मूला पता था तो आप इजीली इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी हीटर का तापन तत्व उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बना है, बिल्कुल उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है और गलनांक भी ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा ताप पर है, ज़्यादा विद्युत धारा पर भी वो गले न और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताप ऊष्मा दे पाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुण तापन तत्व के रूप में उसके कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसकी प्रतिरोधकता है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा प्रतिरोध होगा ना, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म हो पाएगा, तो उच्च प्रतिरोधकता। हीटर का तापन तत्व ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जिसमें उच्च प्रतिरोधकता हो, ताकि जब उस पर धारा प्रवाहित हो ना अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके। तो जूल का नियम कहता है H बराबर I² RT, इसमें आपका अधिक R यानी अधिक प्रतिरोध होने से अधिक ऊष्मा पैदा होगी, H और R समानुपाती हैं, जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऐसा पदार्थ कौन सा, नाइक्रोम, आप देखते हो विद्युत इस्त्री वगैरह में, हीटर वगैरह में नाइक्रोम होता है, जिसका गलनांक ज़्यादा है, प्रतिरोधकता ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ऑप्शन में प्रत्यास्थता मापांक दे रखा है, तापन तत्वों के लिए आवश्यक नहीं ये चीज़ें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी सौर घटना जिम्मेदार है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ना ये सौर ज्वालाओं से गड़बड़ जाता है, सोलर विंड से गड़बड़ जाता है, सूर्य के धब्बे, ये सारी चीज़ें नहीं रहती। इससे ऊपर भी मैंने आपको बताया था, ये सौर ज्वालाएं हैं जिससे सौर हवा है वो आ जाती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर देती है। तो सूर्य की सतह से अचानक यदि सौर ज्वाला, एक तरीके से अचानक निकलने वाली सोलर हवाएं हैं, तीव्र विस्फोट को सौर ज्वाला कहते हैं, जिसमें भारी मात्रा में आपको आवर्षित कण निकलेंगे, भारी मात्रा में
विकिरण और ऊर्जा अंतरिक्ष से निकलते हैं। जब ये किरण पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेंगे और इसका रिजल्ट आपने ऊपर देखा था, जीपीएस वगैरह है, बिजली ग्रिड है, ये प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अंतर्गत चलती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। तो कोई एक वस्तु अन्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अंतर्गत चल रही है, अन्य कोई बड़ी वस्तु है, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो चल रही है, उसका खींचाव आ रहा है, उस केस में संरक्षित जो वैल्यू रहेगी ना, वो एक तो कोणीय संवेग रहेगा, एक यांत्रिक ऊर्जा रहेगी। यांत्रिक ऊर्जा में आपकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर यांत्रिक ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक समय में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों का योग संरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर उस पर एक केंद्रीय बल लगेगा। केंद्रीय बल की विशेषता ये है कि ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है, तो ये किसी भी बिंदु पर बल का आघूर्ण शून्य होगा, बलाघूर्ण शून्य होगा, इसलिए कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। और ये गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है, वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर किस प्रकार की आकाशगंगा का कोई नियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल से समृद्ध है। अनियमित आकाशगंगा नाम से स्पष्ट है, नियमित आकार नहीं है तो वह अनियमित है। क्या है? अनियमित है, गैस और धूल से भरी हुई है। अनियमित इर्रेगुलर गैलेक्सी का कोई निश्चित आकार नहीं है, प्रचुर मात्रा में गैस और धूल है, इसकी संरचना असंगठित है, इसमें नए तारों का निर्माण तेजी से होता है। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, ये दीर्घवृत्त अंडे के आकार की होती है, गैस व धूल इसमें कम होती है। एक है दोस्तों ऑप्शन में लेंटिकुलर आकाशगंगा, इसमें केंद्रीय उभार और चक्र दोनों होते हैं, लेकिन तारों को बनने की गति इसमें भी कम होती है। सर्पिल आकाशगंगा, और ये इसका आकार भुजाओं वाली डिस्क जैसा होता है, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ऐसी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा क्या निर्धारित करती है। तो चालक में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम के अनुसार ये चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन का विरोध करने के लिए प्रभावित होती है। लेंज का नियम यही कहता है कि जो धारा उत्पन्न हो रही है वो हमेशा विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक में जो उत्पन्न प्रेरित धारा है ना, इंड्यूस्ड करंट है ना, उसकी दिशा क्या होगी? दिशा हमेशा ऐसी होती है जो उसके परिवर्तन का विरोध करती है, वो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा की दिशा, उसकी दिशा हमेशा ऐसी होगी जो उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिस परिवर्तन के कारण वो धारा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार यदि चुंबकीय प्रवाह बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी जो इसके घटने का कार्य करे, क्योंकि उसका विरोध करेगी। घट रहा है तो बढ़ने का काम करेगी। यहाँ पर बोल रहा है ना कम करेगा, नहीं, दोनों घटने बढ़ने का दोनों यहाँ पर साथ में है। और ये चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करती है। चुंबकीय प्रवाह क्यों हुआ, उसके परिवर्तन का विरोध करेगी, ऐसी होगी इंड्यूस्ड करंट की दिशा। प्रेरित ईएमएफ का सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हो। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का कार्य करता है, माइनस सिंबल है ये। और लास्ट में आपका अंतिम सवाल देख लेते हैं। अभिकथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? ध्वनि तरंगे समान तापमान पर स्टील में वायु की तुलना में अधिक तेजी से चलती है। बिल्कुल, ठोसों में ध्वनि है ना, टेम्परेचर समान है, टेम्परेचर बढ़ गया तो ध्वनि की स्पीड भी बढ़ेगी। टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर पर स्टील में वायु की तुलना में अधिक तेजी से चलती, सही कथन है। ठोस में अधिक स्पीड रहती है ध्वनि की, उसके बाद दरों में, गैस में सबसे कम। ठोस पदार्थ जैसे स्टील के कण गैसों के कणों की तुलना में अधिक सघन होते हैं और अधिक प्रबल अंतराण्विक बल अनुभव करते हैं, जिससे कंपन अधिक कुशलतापूर्वक तेजी से। बिल्कुल, ठोस में कण पास पास होंगे तो कंपन जल्दी से संचित हो पाएगा, इसलिए उसकी ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। ये सही कारण बता रहा है, तो ए और आर बिल्कुल सत्य है, दोनों सही। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये आपने देख लिया। वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री पर 343 है। पानी में ध्वनि की चाल देखेंगे, पानी में ध्वनि की चाल है वायु से ज़्यादा है, क्योंकि ये कण ज़्यादा पास में, और स्टील तो ठोस है तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप से आपने देखे 46 क्वेश्चंस जो एसएससी स्टेनो एग्जाम एडुकेटी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और साइंस का लेवल ना ज़्यादा टफ था ना ईजी था, मॉडरेट लेवल की साइंस यहाँ पर आपको देखने को मिली। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके लेटेस्ट रेलवे एसएससी एग्जाम्स के जीके जीएस के क्वेश्चंस की ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप भी इंस्टॉल कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।